फैमिली स्पॉन्सरशिप जैसे स्पाउसल एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है। अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करके या अपनी बीवी को या अगर किसी खातून की शादी हुई है तो अपने खातून स्पॉन्सर करके कनाडा में लाने के लिए दो शर्तें ना। पहली तो या तो आप कनाडा के सिटीजन हो खुद या कनाडा में पीआर पर हो। आप पहले से शादीशुदा ना हो क्योंकि दूसरी शादी को कनाडा अलाउ नहीं करता। क्या क्या प्रूफ ऐसे चाहिए होते हैं जो कि स्पाउसल एप्लीकेशन में हेल्पफुल होते हैं। निकाहनामा सिर्फ उर्दू में है तो आप उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कराएंगे। फिर आपको उनका पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फिर आपको शादी की तस्वीर के आने जाने के प्रूफ हो। अगर दूल्हा यहाँ से गया दुल्हन यहाँ से गई, बर्थ सर्टिफिकेट होना भी बहुत जरूरी है। एक रेफ्यूजी है वो पाकिस्तान ट्रेवल नहीं कर सकता, क्या वो तीसरे एक मकाम के ऊपर जाके शादी करके अपनी वाइफ को बुला सकता है? हाँ बिल्कुल ऐसा है। मेक श्योर करें वहाँ के लॉज के मुताबिक इजाफी कागजात आपने बनवाने हैं। औरत है या मर्द है, इन दोनों सूरतों में क्या होता है कि वो शादी करके आ जाते हैं यहाँ पे औरत और पीआर ली और पीआर लेने के बाद वो डिच कर जाते हैं। क्या कोई प्रोसीजर है कि इसकी पीआर खत्म की जा सके? कोई ऐसा तरीका कार है? इसका सिर्फ एक हल है। अगर आपका केस प्रोसेस में था, आपको पता चल गया कि आपको धोखा दिया जा रहा है, आप फौरी तौर पे अपनी स्पॉन्सरशिप विड्रॉ करें। लेकिन अगर उनका वीजा लग गया और वो कनाडा में लैंड कर गए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू वर्ल्ड पे आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ हारिस फारूक साहब हैं, रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं और इनके कॉन्टैक्ट्स और ईमेल स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं फैमिली स्पॉन्सरशिप जैसे स्पाउस में अब आपके बीवी बच्चे या अगर आपने किसी और कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ है और वो आप वेट कर रहे हैं, उसका वेटिंग टाइम, उसका प्रोसेस क्या होता है, हम हारिस साहब से पूछेंगे कि सबसे पहला जो सवाल होगा वो ये होगा कि स्पाउसल एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है। स्टेप बाय स्टेप हम हर हिसाब से जानेंगे क्योंकि इनका ऑफिस हर किस्म की एप्लीकेशन को डील कर रहा है और आपको अगर कोई क्यूरी हो तो यकीनन आप पाकिस्तान में हैं या कनाडा में कहीं भी हैं, आप इनके ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। तो सर ये थोड़ा हमें स्टेप बाय स्टेप बताइएगा किसी एक रॉ आदमी के लिए जो अभी स्टार्ट करना चाहता है स्पाउसल एप्लीकेशन कैसे ये वर्क करती है। जी बहुत शुक्रिया। इमान साहब ऐसा है कि स्पाउसल अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करके या अपनी बीवी को या अगर किसी खातून की शादी हुई है तो अपने खावंद को स्पॉन्सर करके कनाडा में लाने के लिए दो शर्तें हैं ना। पहली तो या तो आप कनाडा के सिटीजन हो खुद या कनाडा में पीआर पर हो। और दूसरी इसकी शर्त ये होती है कि अगर आपने जिस कंट्री में भी जाके शादी की है वो शादी उस कंट्री के लॉ के मुताबिक हो और कनाडा के लॉ के मुताबिक भी हो। अब इसमें क्या है कि कनाडा का लॉ पाकिस्तान का लॉ, मसलन मैं आपको बताता हूँ कि एक लिमिटेड एज की एक लिमिट है, ठीक है। पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक आई थिंक 18 साल है, 18 साल से छोटी उसका शादी नहीं हो सकती, तो वो उसकी मैरिज की एज होनी चाहिए। कनाडा के डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, इसके डिफरेंट रूल्स हैं, तो वो कनाडा के लॉ के मुताबिक भी हो। फिर आप उसके मैरिज के प्रूफ लेके आएंगे शादी के उस कंट्री के मुताबिक। देखिए अगर आप इंडिया में शादी करें तो मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने का और तरीका है, गवर्नमेंट से आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है। पाकिस्तान में है तो पहले आपका निकाहनामा बनेगा, वो रजिस्टर कराएंगे, फिर आप नादरा से पेपर्स बनवाएंगे। इसी तरह अफगानिस्तान में है तो उसको निकाह खुद कहते हैं, ठीक है। निकाह खुद आप बनवाते हैं, निकाह खुद उसको वहां पर रजिस्टर कराते हैं और वो ले आते हैं। तो ये तो होगी बुनियादी चीजें। और दूसरा है कि कनाडा में अगर आप पीआर हैं या सिटीजन हैं तो आप बैंकरप्ट ना हो, आपके बिजनेस को बैंकरप्सी आपने फाइल ना की हो, तो ये तो मेन एलिजिबिलिटी होगी। फिर ये है कि आप पहले से शादीशुदा ना हो क्योंकि दूसरी शादी को कनाडा अलाउ नहीं करता। आपकी या तो फर्स्ट मैरिज हो या अगर आपकी पहले शादी है तो उसको आप डिवोर्स कर चुके हो। तो सर सबसे पहला अगर हम स्टेप लें स्पाउसल एप्लीकेशन में, क्या पाकिस्तान में या कहीं पे भी अगर हस्बैंड यहाँ पे और वाइफ पाकिस्तान में उन्होंने शादी की, क्या क्या प्रूफ ऐसे चाहिए होते हैं जो कि स्पाउसल एप्लीकेशन में हेल्पफुल होते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको चीज क्लियर कर दूं कि कनाडा में टेलीफोनिक शादी नहीं होती। यूरोप के कुछ कंट्रीज मानते हैं आपने फोन के ऊपर निकाह कर लिया, कनाडा इसको नहीं मानता, ठीक है। उसको ये प्रॉक्सी मैरिज कहते हैं, फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। अब अगर आप कंट्री वाइज चलें तो फिर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। पाकिस्तान से अगर आप हैं तो देखिए निकाहनामा बहुत जरूरी है, उसके ऊपर निकाह ख्वान के और जहाँ पे वो यूनियन काउंसिल में जाकर रजिस्टर कराएगा दोनों की मोहर मौजूद हो। निकाहनामा आपका उर्दू में बनता है मोस्टली, कुछ हैं कराची के इलाके उर्दू इंग्लिश दोनों में लिखा होता है उसमें। तो अगर आपका निकाहनामा सिर्फ उर्दू में है तो आप उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कराएंगे। बेहतर है आप अपनी मैरिज को जाके नादरा में रजिस्टर करवाएं, ठीक है। जिनसे आपकी शादी हुई है अगर लड़की से हुई है तो उसके पासपोर्ट पे फिर खामद का नाम आ जाएगा ना, आईडी कार्ड भी उनका नया बन जाएगा, उसके ऊपर भी वालिद के नाम से हटके उनके खामद का नाम आ जाएगा। ये तो हो गए पेपर वर्क। फिर आपको उनका पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए होगा और पुलिस सर्टिफिकेट 6 माह से ज्यादा पुराना ना हो। फिर आपको शादी की तस्वीर चाहिए होंगी ताकि आप प्रूव कर सके भाई ये शादी हुई थी और इस तरह से ये सारा कुछ था।
फिर आपके आने जाने के प्रूफ हों, अगर दूल्हा यहाँ से गया, दुल्हन यहाँ से गई है तो उनके वीजे या टिकटें या बोर्डिंग पास हों। और ये तो बहुत ही बुनियादी बेसिक चीजें हैं। बर्थ सर्टिफिकेट जी हमें चाहिए, ये बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। तो एप्लीकेंट जो दूल्हा या दुल्हन जो कि पाकिस्तान में है, जिसका हम परमानेंट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट होना भी बहुत जरूरी है। ये बुनियादी कागज हैं जिनकी बेस पर आप एप्लीकेशन अब दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि सर कोई ऐसा बंदा जो किसी वजह से, मैं स्पेशली मिसाल देता हूँ कि एक रेफ्यूजी है, वो पाकिस्तान ट्रेवल नहीं कर सकता, क्या वो तीसरे एक मकाम के ऊपर जाके शादी करके अपनी वाइफ को बुला सकता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा है। देखें, जब आप रेफ्यूजी केस जीतते हैं तो आपका कंट्री ऑफ प्रोसिक्यूशन वो होता है जहां पे आप पैदा हुए या पले बड़े। हो सकता है पाकिस्तान से आपका ताल्लुक हो सकता है श्रीलंका से हो सकता है इंडिया से हो। तो आप अपने कंट्री ऑफ प्रोसिक्यूशन में जहां पे आपकी प्रोसिक्यूशन हो रही थी और जो आपने छोड़ा, उस पर नहीं जा सकते। अगर आप उसमें जाएंगे तो फिर आप रीअवेलमेंट करेंगे और आपका रेफ्यूजी का पीआर भी कैंसिल हो सकती है। तो अगर आप गैर शादीशुदा हैं या आपकी तलाक वगैरह हुई थी, अगर आप और शादी करना चाहते हैं तो आपको फिर ये चाहिए कि आप किसी थर्ड कंट्री में चले जाएं। थर्ड कंट्री में आपने बड़ा केयरफुली चूज करना है। हर थर्ड कंट्री में जाके आप अपनी मैरिज रजिस्टर करवा के जब यहाँ पे आके अपना केस डालेंगे तो उसमें बहुत सारे गैप्स निकलेंगे। मसलन आप अगर ईरान में जाके शादी करते हैं तो ईरान की मिनिस्ट्री आपको अलग से सर्टिफिकेट देती है, ईरान का पाकिस्तानी काउंसलेट आपको अलग से सर्टिफिकेट देता है, ठीक है। और आप मेक श्योर करें कि आप कोई ऐसा ना हो कि आप मुहर्रम में जाके कर लें, क्योंकि वहां पे लीगली मुहर्रम में शादी नहीं हो सकती, ठीक है। इस तरह से आप कोई और कंट्री चूज करते हैं तो मेक श्योर करें वहां के लॉज के मुताबिक इजाफी कागजात आपने बनवाने हैं, क्योंकि अगर आपने नहीं बनवाए, शादी करके आप इधर आ गए, वाइफ आपकी पाकिस्तान चली गई, आप हमारे पास आए, आपने हमारे सामने केस रखा, हमने कहा भाई ये पेपर पूरे नहीं है। अब उनको पेपर्स को पूरा करने के लिए आपको फिर ईरान जाना पड़े, या आपने की तुर्की में शादी की, जिस कंट्री में भी की, तो वो आपके लिए तकरीबन नामुमकिन ही बात हो जाएगी ना। फिर आप जाए, फिर अपनी वाइफ को लेके जाएं, वो मुतलका गवर्नमेंट के ऑफिस से उसको ऑथेंटिकेट कराएं या एम्बेसी से ऑथेंटिकेट कराएं, पेपर लगवाएं, टेस्ट कराएं और फिर आए। तो यस, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन जो मैंने बात कही कि वहां के मकामी उस मुल्क के कवानीन के मुताबिक भी वो मैरिज लीगल होनी चाहिए। अच्छा सर, अब अगला इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अगर कोई मर्द या औरत वो यहाँ से कनाडा से जाते हैं, पाकिस्तान शादी करके आते हैं, महीना 15 दिन 20 दिन या 2 महीने रह के आते हैं, वापस आके क्या ऐसा कोई प्रोसीजर है कि आप लेंथी प्रोसेस जो स्पाउसल एप्लीकेशन है उससे हट के विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी, विजिट वीजा पे अप्लाई कर सकते हैं। स्पाउसल उसको टीआरवी कहते हैं और उसमें मेरा बहुत वसी तजुर्बा है। ये तकरीबन साल डेढ़ पहले गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने इंट्रोड्यूस किया था, हमने बहुत से केसेस इस पर किए थे। इसका एक मुनासिब वक्त होता है। मतलब देखें कि एक बंदा शादी करके पाकिस्तान से आया है, आके हमने उसका केस फाइल किया, तो वो केस फाइल करते ही देखिए आपने स्पाउसल केस डाल दिया उनका पीआर का, उनकी वाइफ के लिए। अब आप फौरी तौर पे विजिटर मत डालें, आपको उस केस को फॉलो करना चाहिए। हम उस केस को देखेंगे, वो उसका बायोमेट्रिक करवाएगा, उसका मेडिकल करवाएगा, उसके बाद हमें समझ आ जाएगी, आपके काउंसिल को, आपके वकील को समझ आ जाएगी कि केस इज गोइंग इनटू अ राइट डायरेक्शन, इसमें कोई झोल नहीं है, आपका कोई इस तरह का कोई प्रूफ में कोई कमी नहीं है। तो फिर हम आपको बताते हैं दिस इज द राइट टाइम, फिर आप उनका विजिटर अप्लाई करें, वो यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर आते ही हम उनका ओपन वर्क परमिट लेकर दे देंगे, और जो उन्होंने इंतजार पाकिस्तान में बैठ के करना था पीआर का, वो यहाँ पर करेंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनको उनका वर्क परमिट बन जाएगा, उनको सिन नंबर मिल जाएगा, और वो यहाँ पे काम भी करेंगी। और अगर आपके बच्चे भी होते हैं तो वो कनाडा में पैदा होंगे, तिब्बी सहूलियात भी यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, और उनको बाय बर्थ पासपोर्ट भी आराम से मिल जाएगा। अच्छा सर, ये एक कॉमन मैंने क्वेश्चन सुना भी है और पर्सनली मुझे भी बहुत सारी कॉल्स आई हैं कि ऐसे लोग जो अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करते हैं, लाइक औरत है या मर्द है, इन दोनों सूरतों में क्या होता है कि वो शादी करके आ जाते हैं यहाँ पे, औरत स्पेशली फीमेल्स का मैंने देखा है कि आए और पीआर ली, और पीआर लेने के बाद वो डिच कर जाते हैं अपने मर्द या औरत किसी अपने स्पाउस को डिच कर जाते हैं। तो फिर वो सवाल करते हैं कि जी ये मेरे कागजात पे आए थे यहाँ पे, क्या कोई प्रोसीजर है कि इसकी पीआर खत्म की जा सके, कोई ऐसा तरीकाकार है? नहीं, ये बहुत दिलचस्प सवाल किया मान भाई आपने, और इस पर अनफॉर्चुनेटली काफी लोगों को धोखा दिया जा रहा है।
मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यहाँ पे कनाडा में रहने वाली लड़कियों को, बल्कि लड़कों को भी धोखा दिया जा रहा है। उसमें वो होता क्या है, रिश्ता तय किया माँ बाप ने, किसी के कहने पर खुशी खुशी शादी की, तो जिनसे इनकी शादी हुई उनके जहन में तो ये था नहीं कि भाई हम इसके साथ रहें, उनके जहन में कनाडा की पीआर थी, या वो किसी और से शादी करना चाहते थे और उन्होंने छुपाए रखा। अब वो जो यहाँ पे जिसने उसको स्पॉन्सर किया, तो उसने स्पॉन्सरशिप फॉर्म फिल करके दिया, ठीक है, उसने अंडरटेकिंग दी कि इतने अरसे में अगर ये कोई वेलफेयर या कोई चीज अप्लाई करे तो वो मैं पे करूंगा, ठीक है। फिर दोनों के ऊपर बार आ गया, एक लिमिट आ गई कि वो अगर वो शादी नहीं चली तो वो दूसरी शादी करने का उसका कुछ अरसे, कुछ सालों का पीरियड आ गया। अब जो अमान साहब ने सवाल किया कि देखें वो बंदा वहां से आ गया, लैंड करते ही उनको पीआर तो मिल गया। अब ये ज़हन में रखें, जिस बंदे ने उनको यहाँ से स्पॉन्सर, बंदे या बंदी ने कनाडा से स्पॉन्सर किया था, उसने एक स्पॉन्सरशिप फॉर्म फिल कर दिया था, अंडरटेकिंग का होता है वो फॉर्म। उसमें वो ये कहता है कि भाई मैं अगर ये वेलफेयर अप्लाई करेंगे या जो भी करेंगे तो वो मेरी जेब से जाएगा, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। अच्छा, उसमें बदकिस्मती से अगर आपकी तलाक हो गई है, वो अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से कैंसिल नहीं होगी, वो आप पर ही बोझ रहेगा, ठीक है। तो ये होता है, वो छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर आप मुसीबत में फंस जाते हैं। तो अगर आप ये कहें कि आप उनकी पीआर कैंसिल करा सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो कोई सर्टेन टाइम पीरियड है सर जी, या कि अगर लेट्स सपोज 6 महीने बाद ही लड़ाई हो जाती है और वो लड़की कहती है मैंने आपके साथ नहीं रहना, तो भी यही सेम लिमिटेशंस है कि अंडरटेकिंग दी हुई है? देखिए, इसका सिर्फ एक हल है। अगर आपका केस प्रोसेस में था, आपको पता चल गया कि आपको धोखा दिया जा रहा है, आप फौरी तौर पे अपनी स्पॉन्सरशिप विड्रॉ कर लें, या आप लेट हो गए हैं, हत्ता कि अगर उसकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई है, स्टैंप नहीं हुआ, रिक्वेस्ट आ गई है, आप फिर भी विड्रॉ कर सकते हैं कि भाई ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ था और मैं इसको स्पॉन्सर नहीं करता, वो उसको कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर उनका वीजा लग गया और वो कनाडा में लैंड कर गए, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर ना ही आप कोई चीज कैंसिल कर सकते हैं। आपकी अंडरटेकिंग में ये अल्फाज लिखे हुए थे, वो आपने साइन की थी, और बदकिस्मती से आप उसमें एक तरह से फंस चुके होते हैं। नाजरीन, आपको भी इमिग्रेशन के रिलेटेड, IRCC के रिलेटेड, IFB के रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई एप्लीकेशन डालनी हो, स्पेशली स्पाउसल केस आपने डालना हो, हारिस फारूक साहब के ऑफिस से रब्ता करें, नंबर्स और ईमेल आपके पास हैं। और अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कनाडा में बैठ के नोटराइज कराने हैं, कैलगरी में बैठ के, तो हारिस फारूक साहब के ऑफिस से आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा, अगले एक खूबसूरत टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।